हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम इंडियन पॉलिटी के डिटेल्ड लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी को मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप वीडियोस को एंड तक वॉच किया करो, बिकॉज बीच में वीडियो छोड़ के आपके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि इस चैनल पर और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। इन लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो भी पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? देखो, 1947 से पहले जो इंडिया था ये डिवाइड था टू मैन एंटिटीज में। वो दो मैन एंटिटीज क्या थी? पहली एंटिटी थी ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया में क्या था? इसमें 11 प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको कौन रूल करता था? इंडियन प्रिंसेस अंडर सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ठीक है। द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड टू मैनी। जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्ट्स आए थे, तो अब हम उन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहले यहां पर कंपनी रूल हुआ करता था। कंपनी रूल जो है उसका टाइम पीरियड क्या था? 1773 टू 1858। ठीक है, ये कंपनी रूल था। अगर हम पहले एक्ट की बात करेंगे, पहला एक्ट जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर हम इस एक्ट की बात करेंगे, इस एक्ट में क्या था? ये एक्ट किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ए कमिटी हेडेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नारथ। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पहला स्टेप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया था, क्या कंट्रोल करने के लिए? अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको नॉमिनेट किया गया था एज गवर्नर जनरल फॉर ऑल थ्री प्रोविंसेस ऑफ कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। इसके अलावा क्या हुआ था? वारन हेस्टिंग्स जो था वो क्या बना था? ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लेना। जो वारन हेस्टिंग्स था, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा इस एक्ट में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम, कलकत्ता। ये किस एक्ट के तहत हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ था फोर्ट विलियम में। कहां पर? कलकत्ता में। कब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1774 में। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी पहली चीफ जस्टिस कौन थी? एलिजा एम्पे। शी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कहां पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था? फोर्ट विलियम, कलकत्ता में। ठीक है। तो इसके बाद एक और एक्ट आता था, उसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट में क्या हुआ था? इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है। कमर्शियल फंक्शंस जो थे वो किसके अंडर आते थे? वो आते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर। और पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे वो किसके अंडर आते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इट रिड्यूस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल टू 3 मेंबर्स। ठीक है। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? प्लेस्ड इंडियन अफेयर्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नर काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास एंड बंबई। तो इस एक्ट के बाद एक और एक्ट आया था, उसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत हुआ था कोर्ट्स वायर गिवन द पावर टू इंटरप्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें कोर्ट्स को पावर्स दिए गए थे। किसमें इंटरप्ट करने के लिए थे? रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनमें इंटरप्ट करने के लिए कोर्ट्स को इस एक्ट के थ्रू पावर्स मिले थे। तो इसके बाद एक और एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट में क्या हुआ था? ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैम टू एन एंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो किस एक्ट के तहत खत्म हुई थी? वो हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। इसमें क्या हुआ था? जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया गया था कि वो अपना रिलीजन कहां पर सेपरेट करे? इंडिया में सेपरेट वो कर सकते थे। और इसमें क्या हुआ था? एक इंपॉर्टेंट लोकल ऑटोनोमस बॉडीज जो था उनको एम्पावर किया गया था टैक्सेस लेवी करने के लिए। इसके बाद एक और एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था?
इन 1835 लॉर्ड मैकोली, जिस इसको क्या अपॉइंट किया गया था, ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, वो कौन था, लॉर्ड मैकोली। ठीक है। स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया डिक्लेयर्ड, जो स्लेवरी सिस्टम इंडिया में था उसको डिक्लेयर किया गया था इलॉजिकल, और इसको एबॉलिश कब किया गया था, 1843 में। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट के तहत और क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ करता था वो अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो कौन बना था, वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें क्या हुआ था, फाइनल स्टेप्स टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इसमें और क्या हुआ था, एक्ट एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। ठीक है। एंड इट बिकेम प्योरली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको अब कमर्शियल बॉडी जो था, अब उसको वो हटाया गया था। अब ये क्या बॉडी बन गई थी, ये बन गई थी अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगे थे। इसके बाद एक और एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, लास्ट ऑफ ये चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्टर्स बहुत सारे थे, ये लास्ट वाला चार्टर एक्ट था 1853 वाला। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। इसमें सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल अपॉइंट हुआ था। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स गॉट सेपरेटेड। जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नर जनरल्स के थे वो सेपरेट हो गए थे। और इसमें क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। इसमें ओपन कंपटीशन का सिस्टम एक इंट्रोड्यूस हुआ था एज द बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, इंडियन सिविल सर्विसेज ओपनड फॉर ऑल। इंडियन सिविल सर्विसेज ये किस एक्ट के तहत इंडिया में आई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद क्या, कौन सा रूल यहां पर स्टार्ट हुआ था, क्राउन रूल। पहले यहां पर कंपनी रूल हुआ करता था, उसके बाद कौन सा रूल यहां पर आया, क्राउन रूल। उसका टाइम पीरियड क्या था, 1858 टू 1957। अगर हम क्राउन रूल की बात करेंगे, इसमें पहला एक्ट कौन सा आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या हुआ था, रूल ऑफ कंपनी, जो यहां पर पहले कंपनी रूल किया करती थी, उसको अब रिप्लेस किसने किया था, रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। ठीक है। पावर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन वायर टू बी एक्सरसाइज बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। और उसको कौन असिस्ट करता था, उसको असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ इंडिया हैविंग 15 मेंबर्स। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको अब रिप्लेस किया गया था अब किससे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये किस एक्ट के तहत हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर हम वाइस रॉयज की बात करेंगे, लॉर्ड कैनिंग जो था ये इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय बना था बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसने क्या एबॉलिश किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी इस एक्ट ने एबॉलिश किए थे। क्राउन रूल में दूसरा एक्ट कौन सा आया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अगर हम इस एक्ट की बात करेंगे, इस एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशंस लाइक वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव जो था, इसमें अब इंडियन रिप्रेजेंटेशन आने लगी थी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड हुआ था इस एक्ट के तहत। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टेब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंसेस। इसमें क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहां पर एस्टेब्लिश हुई थी, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रेस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बम्बई एंड मद्रास प्रोविंसेस। ये सारी चीजें किस एक्ट के तहत हुई थी, ये हुई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया था। इस एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था इनडायरेक्ट इलेक्शंस। नॉमिनेशंस के थ्रू इलेक्शंस होते थे जो इनडायरेक्ट हुआ करते थे। और इससे क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनका साइज जो है वो इनलार्ज हुआ, वो अब बड़ा होने लगा था। तो एक और चीज इसके तहत क्या हुई थी, इनलार्ज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो फंक्शंस किया करते थे वो अब लार्ज हो गई थी। एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। और उनको ये पावर भी मिला था कि वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। इसके बाद एक और एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। 1909 ये वाला एक्ट जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था। इस एक्ट को किस नाम से पुकारते थे, मोरली मेंटो रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, विच एक्ट इज नोन एज मोरली मेंटो रिफॉर्म्स। तो कौन सा एक्ट है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनको के लिए अब डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे थे। ठीक है। और क्या हुआ था, चेंज्ड नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इंपेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट ने क्या किया था,
जो सेंट्रल, इसने नेम चेंज किया था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी वो अब रिनेम हुई थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज्ड, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो 16 से अब 60 तक पहुंच गए थे। ठीक है, और इस एक्ट ने एक और चीज की थी, वो क्या थी? इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, लेगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो जो था उसको क्या केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड वो किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था लॉर्ड मिंटो को। इसके बाद एक और एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस एक्ट को किस नाम से पुकारते हैं? इसको पुकारते हैं मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? ड्यूअल गवर्नेंस, या इसको हम डायरची कहते हैं, इन प्रोविजनल सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरची इन प्रोविजनल्स, तो वो कौन सा था? वो था मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, या इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। तो इसने एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी, बाई कैमलिज्म एट सेंटर, ये भी इसने इंट्रोड्यूस की थी। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें क्या हुआ था? विद 114 मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विद 16 मेंबर्स। और इस एक्ट ने क्या किया था? डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में। प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी इस एक्ट में थे। इसके बाद एक और एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो एक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी उसमें इसका एक अहम रोल था। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? ये एक लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इसमें कितनी सेक्शंस थी? 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? जो बर्मा था वो इंडिया से सेपरेट हुआ था, एंड 2 न्यू प्रोविंसेस ऑफ ओडिशा एंड सिंध वायर क्रिएटेड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये भी इसी एक्ट के तहत हुआ था। इस एक्ट में क्या था? इसमें 3 लिस्ट थे, नेमली फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर हम फेडरल लिस्ट की बात करेंगे इसमें 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट की बात करेंगे इसमें 54 आइटम्स थे, और कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे इसमें 36 आइटम्स थे। इसने क्या किया था? इसने एबॉलिश किया था जो डायराची प्रोविंसेस में हुआ करती थी, वो किस एक्ट के तहत हुई थी? 1919 एक्ट के तहत। लेकिन जो 1935 वाला एक्ट था, इसने डायराची जो प्रोविंसेस में थी उसको एबॉलिश किया था। इसने अब इंट्रोड्यूस क्या किया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और डायराची इसने अब एडॉप्ट कहां पे किया था? सेंटर में एडॉप्ट हुआ था। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 6 प्रोविंसेस में इसने इंट्रोड्यूस क्या किया था? बाय कैमलिज्म। अगर हम उन 6 प्रोविंसेस की बात करेंगे, वो कौन से 6 प्रोविंसेस थे? बंगाल, आसाम, बम्बई, बिहार, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंसेस। और इसने क्या एस्टेब्लिश किया था? फेडरल कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। इसने एबॉलिश क्या किया था? काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस promised by Simon Commission in 1929 was not accepted by this act। जो साइमन कमीशन 1929 में इंडिया आया था, वो इंडिया को क्या स्टेटस दे रहे थे? डोमिनेंट स्टेटस। जो ये एक्ट था इसने उस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद क्या आया था यहां पे? क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में इंडिया आया था। इसमें कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, केम टू इंडिया विद प्रपोजल्स। इसने कुछ प्रपोजल्स इंडिया के लिए लाए थे। ये क्या बोल रहा था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम्ड। ये बोल रहे थे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन ये इंडिया को इस मिशन में क्या दे रहे थे? डोमिनेंट स्टेटस। ठीक है, वन इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑल प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। जो गांधी जी था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? आउटडेटेड चक। और उसके बाद उसने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। इसके बाद यहां पर आया था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान ये कब आया था? ये आया था मार्च 1946 को। लॉर्ड एटली सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया। ये किसने यहां पर सेंड किया था? लॉर्ड एटली ने। इसमें 3 मेंबर्स थे, उनके नाम क्या थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंड्रा। ये 3 मेंबर्स इसमें थे। जो ये मिशन था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था वाज टू हेल्प इंडिया टू अचीव इट इज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट रिजेक्टेड द क्लेम फॉर ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसने रिजेक्ट किया था जो इंडियंस क्लेम कर रहे थे कि हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेपरेट मुस्लिम स्टेट दी जाए। इसने इसको रिजेक्ट किया था। तो इसके बाद यहां पर आया था माउंट बैटन प्लान। ठीक है, माउंट बैटन प्लान, इसको हम
जून प्लान भी बोलते हैं, 3 जून प्लान भी बोलते हैं इसको। ये 1947 में इधर आया था। ये प्लान किस लिए आया था? द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री वाज लेड डाउन इन, और पार्टीशन जो फिर इंडिया का हुआ था वो इसी प्लान के तहत हुआ था। गिवन फॉर्मल शेप बाय अ स्टेटमेंट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन June 3, 1947। तो इसके बाद लास्ट पे क्या आया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, ये लास्ट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ये हुआ था। इसने क्या डिक्लेयर किया था? इसने डिक्लेयर किया इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस। ठीक है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का हुआ करता था वो इसने एबॉलिश किया था। ठीक है, असाइनेड ड्यूअल फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिक्लेयर्ड दिस डोमिनियन लेजिस्लेचर एज सॉवरेन बॉडी। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे एक्ट्स थे, वो सारे एक्ट्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कैसे फॉर्म हुई थी, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लास्ट पे वीडियो को लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।